हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2012 रिलीज्ड सस्पेंस थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द गर्ल इन द पेंटिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेकी नाम की लड़की को दिखाते हुए जो एक डे ड्रीमर है। हमेशा ही अपने सपनों के दुनिया में खोई रहती है। हकीकत से तो जैसे उसका कोई नाता ही नहीं। सपने में खुद को एक प्रिंसेस की तरह इमेजिन करती है वो, जो एक रॉयल पैलेस में रहती है और उस पैलेस का सबसे खूबसूरत कमरा है उसका, जिसका हर कोना कीमती और खूबसूरत चीजों से डेकोरेटेड है। उसके पास डिजाइनर गाउन से शूज, इवन अपनी ज्वेलरीज भी। 8-10 नौकर चाकर हमेशा ही उसके आसपास हाजिर रहते हैं। उसे कुछ भी खुद से करना ही नहीं पड़ता। अब एक ऐसी लड़की जिसका सपना इतना टॉप क्लास है, उसे अगर उसकी माँ ट्रैश फेंकने के लिए या फिर डिशेस क्लीन करने के लिए कहेंगी, उसे तो परेशानी होगी ही ना। बेकी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये सब उसे नहीं पसंद, मगर हर बार ही उसकी माँ कान पकड़ के उसे हकीकत में वापस ले आती है। समझा देती है असली जिंदगी में ये सब कुछ भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन रियलिटी बेकी कोई प्रिंसेस तो है नहीं, ना उसकी माँ कोई रानी है। एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली है उनकी, वो भी ब्रोकन, जहाँ एज अ सिंगल पेरेंट उनसे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हर सुबह घर संभाल कर जॉब इंटरव्यूज के लिए निकलना और फिर घर आकर सब कुछ संभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बेकी अब बड़ी हो चुकी है, थोड़ा बहुत तो उसे भी कोऑपरेट करना चाहिए, तभी तो उसकी माँ बाहर टेंशन फ्री होकर काम कर पाएगी, पैसा कमा पाएगी और अपनी जिंदगी बेहतर कर पाएगी। लेकिन बेकी के दिमाग में ये सब घुसे तब ना, उसे तो बस फ्री में सब कुछ चाहिए, वो भी तुरंत। फिर भी माँ कह रही है इसलिए वो जाती है ट्रैश फेंकने, और तभी गार्बेज के पीछे उसे कुछ मैगजीन्स नजर आ जाते हैं, एग्जैक्टली जैसा उसे चाहिए होता है अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए। वो तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे आसपास कहीं से किसी के खुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगती है, ऐसे कोई बहुत सीक्रेट डिस्कशन चल रही हो, मगर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बेकी जब यही सब सोच रही थी तो अचानक ही उसकी नजर पड़ती है एक ह्यूज पेंटिंग की तरफ, जो बहुत सारे बेंच के पीछे छुपा था। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि बेकी और खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाती। उसे उठाकर घर ले आती है और कमरे में बेड के ठीक सामने हैंग कर देती है, जिससे हर वक्त उसकी नजर उस पर पड़ती रहे। ये पेंटिंग तो जैसे उसके लिए ही बनाया गया था, उसे और किसी विजन बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी। इस फोटो में वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। बेकी तो बहुत ज्यादा खुश थी। पूरे दिन भर बार बार वो उस पेंटिंग को ही घूरती रहती है, मगर रात होती ही फिर से किसी के विस्परिंग से नींद टूट जाती है उसकी। पहले तो वो हैरान हो जाती है, मगर उसके बाद जैसे ही उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है, उसका मूड अपने आप ही बेहतर हो जाता है। साथ में एक आइडिया भी आता है उसे, क्यों ना वो भी अपने कमरे को ठीक उस पेंटिंग की तरह अरेंज करे। हाँ, न्यू फर्नीचर्स शायद वो खरीद नहीं सकती, लेकिन प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस तो वो कर ही सकती है ना। तुरंत ही काम पर भी लग जाती है बेकी। पूरे कमरे को तहस नहस कर डालती है। उसे ख्याल नहीं रहता रात के 2:30 बज रहे हैं और घर में कोई और भी है जो सो रहे हैं। उसे तो जैसे नशा चढ़ चुका था। ऐसे रिजल्ट उसकी माँ जाग जाती है और उसे डांट पड़ती है, मगर बेकी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उल्टा एक्साइटेडली उन्हें अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखाने लगती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। उसकी माँ ठीक से समझ नहीं पाती बेकी आखिर करना क्या चाहती है। ऑनेस्टली उनका मूड भी नहीं था, क्योंकि वो तब भी नींद में थी, इसलिए वो उसे भी सो जाने के लिए कहकर खुद अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इधर बेकी की नींद तो उड़ चुकी थी, उसका नशा तब भी इंटैक्ट था। वो फिर से इसी सोच में डूब जाती है कि वो लड़की कितनी लकी है, उसका कमरा इतना खूबसूरत है, तो पता नहीं उसका पूरा घर कितना खूबसूरत होगा। कितनी लकी है ना वो। नेक्स्ट डे बेकी स्कूल तो जाती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे उस पेंटिंग से दूर जाना ही नहीं था। लास्ट क्लास खत्म होते ही वो भागकर घर आ जाती है और फिर से उस पेंटिंग के सामने बैठ जाती है, और तभी एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करती है वो। ये पेंटिंग तो बदल चुका है। वो लड़की अभी और चेयर पे बैठी नहीं है, बल्कि वो खड़ी है, और घड़ी पे भी 5:45 की जगह 5:50 बज रहा है। इट्स अ वियर्ड, राइट? एक पेंटिंग कैसे बदल सकता है? लेकिन बेकी को ये ख्याल नहीं आता। उल्टा उसे लगने लगता है कि उसके माँ ने जरूर कुछ किया है। वो तो उन पर ही चिल्लाने लग जाती है, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। और तो और पेंटिंग को देखकर भी उन्हें कुछ डिफरेंट नहीं लगता। उन्हें लगता है जरूर बेकी को ही कोई गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन बेकी को पता था वो हैलुसिनेट नहीं कर रही, कुछ तो बदला है इसमें, मगर कैसे, वो ही उसे समझ नहीं आता।
वो बैठी रहती है पेंटिंग के सामने घंटों तक। कब दोपहर से रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। एक्चुअली जब भी वो इस पेंटिंग की तरफ देखती है उसे एक अट्रैक्शन फील होता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती। तब ना उसे वक्त का ख्याल रहता है ना और किसी चीज का। कभी कभी तो वो इस सोच में डूब जाती है कि पता नहीं उस खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी होगी, वो लड़की आखिर देख क्या रही है। लेकिन कभी वो ये नोटिस नहीं करती कि उसके कमरे से निकल जाने के साथ साथ उस खिड़की के बाहर का नजारा भी बदल जाता है। तब वह ग्रीनरी के बदले दिखाई देती है किसी की एक आंख, जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती, तो आखिर है किसकी। इधर ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके थे इस पेंटिंग को इस घर में आए हुए, और इन 2 दिनों में बेकी में भी काफी बदलाव आए थे। उसका बर्ताव काफी हद तक बदल चुका था। वो पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी और इरिटेटेड भी। इस पिक्चर के अलावा जैसे और किसी चीज पर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो ना अपने माँ से बात करती थी ना ढंग से कोई काम करती थी। अपने कमरे में बैठ के इस पेंटिंग को देखती रहती थी बस। एक दिन स्कूल से लौटते ही अचानक उसे ख्याल आता है उस लड़की की तरह ड्रेसअप करने का। उसके पास उतना अच्छा गाउन तो नहीं था, मगर अपने बेस्ट ड्रेस और शूज निकाल के पहन लेती है वो, और फिर उस पेंटिंग के सामने डांस करने लगती है। उसकी माँ तो हैरान हो जाती है उसे देखकर। बेकी को आखिर हो क्या है। वो उसे याद भी दिलाती है कि उसे आज डिशेस क्लीन करने हैं, मगर वो गौर नहीं करती। उल्टा उन पर है गुस्सा करने लगती है, एटीट्यूड दिखाने लगती है, ऐसे उससे काम करने के लिए कहकर उन्होंने ही कोई बहुत बड़ी गलती करी हो। बेकी की माँ उसका ये एटीट्यूड हजम नहीं कर पाती। साथ ही साथ वो ये भी समझ चुकी थी कि ये सब की जड़ ये पेंटिंग है। जरूर ये मैजिकल है, इसका एक अलग ही होल्ड है बेकी पर। वो इसे मैनिपुलेट कर रही है। हाँ, उनकी बेटी हमेशा से थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल थी। ख्याली पुलाव पकाती रहती थी दिन भर, मगर इतना बुरा बर्ताव, इतना रूड वो पहले कभी नहीं थी। जब से ये पेंटिंग इस घर में आई है उसका तो मूड ही बदल चुका है। ऑब्सेस्ड हो चुकी है वो इससे। वो नहीं चाहती थी बेकी और इस फैंटेसी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करे, इसीलिए वो उसी वक्त उस पेंटिंग को दीवार से निकाल देती है। इवन उसे बाहर फेंकने की कोशिश भी करती है वो, लेकिन बेकी ऐसा होने नहीं देती। पहले चिल्लाकर, उसके बाद हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है उन्हें, और उनसे प्रॉमिस भी करती है कि आगे से वो उनकी हर बात मानेगी, हर काम सही समय पर करेगी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेगी वो। लेकिन क्या वो सच बोल रही थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो तो बस अपनी माँ को रोकना चाहती थी किसी तरह, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो इस पेंटिंग को खुद से दूर करना अवॉइड नहीं कर सकती। एक बार उसकी माँ शांत हो जाए फिर देखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, उसके माँ को लगता है बेकी शायद अपनी गलती समझ चुकी है, तो वो भी उस पेंटिंग को फिर से वहीं पर रख देती है। बेकी को हर्ट करना उनका इंटेंशन नहीं था। वो तो बस उसे रियलिटी का एहसास दिलाना चाहती थी, ये समझाना चाहती थी कि रियल वर्ल्ड में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। हर चीज की कीमत है यहाँ। कुछ पाने के लिए उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और वैसे भी वो लोग जैसे भी है खुश है। जो कुछ भी है उनके पास जीने के लिए काफी है, तो और क्या चाहिए। मगर बेकी को यह सब कुछ भी समझना नहीं था। वो जैसे तैसे अपनी माँ को शांत करती है, दिखावे के लिए कुछ काम करती है, अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और फिर सो जाती है। मगर उस रात भी उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर से कोई खुसफुसाने लगता है उसके आसपास, कोई लड़की जो उसे ही बुला रही थी। उस आवाज से बेकी की नींद टूट जाती है और वो समझ पाती है ये आवाज तो उस पेंटिंग से आ रही है। उसे अपने पास बुला रही है वो लड़की। एक पल के लिए तो बेकी चौंक उठती है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। मगर दूसरे पल उसे यकीन हो जाता है, नहीं, ये हकीकत है। वो पेंटिंग सच में ही मैजिकल है। और फिर से उसका टाइम भी बदल चुका है। 6 बजने में बस 5 मिनट ही बाकी है अभी। वो आवाज बेकी से पूछती है क्या वो उससे मिलने आना चाहती है उसके दुनिया में, जिसके जवाब में बेकी हाँ कह देती है। तो वो लड़की उसे रास्ता भी बता देती है, जो था उसका क्लोसेट। बेकी अपने सारे ड्रेसेस के अंदर से आगे बढ़ने लगती है एंड सरप्राइजिंगली वहां तो कपड़ों की लाइन लग चुकी थी। उसे तो पता ही नहीं था उसके पास इतने सारे कपड़े हैं। वो उस लड़की की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती ही चली जाती है एंड फाइनली उसे अपने चारों तरफ बस रॉयल गाउन्स नजर आने लगते हैं, जैसे उसने उस पेंटिंग में देखा था। इससे बेकी समझ जाती है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है। लेकिन फाइनल रो को पार करते ही एक झटका जरूर लगता है उसे। सब कुछ उसके सामने ही था, फिर भी उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऊपर से उस लड़की को देखकर तो उसका होश ही उड़ जाता है। इतने दिनों में उसने कभी उसका चेहरा देखा नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था वो लड़की इतनी खूबसूरत है। ये कमरा और इस कमरे में मौजूद हर चीज की तरह परफेक्ट है।
वो बहुत ही प्यार से बेकी को वेलकम करती है और उसे पूरी छूट भी देती है इस कमरे को एक्सप्लोर करने की। बेकी भी एक्साइटेडली सब कुछ चेक करने लगती है। भले पिछले कई दिनों में वो 1000 बार ये सब कुछ देख चुकी थी, मगर सामने से जैसे और भी खूबसूरत लग रही थी सारी चीजें। वो ड्रेसर, वो मिरर, उसकी ज्वेलरी बॉक्स, सब तो बहुत ही खूबसूरत है। और वो घड़ी, वो भी रियल है। 6 बजने में और बस 3 मिनट ही बाकी है अभी। बेकी बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी कि वो लड़की कितनी लकी है, यह सब कुछ कितना परफेक्ट है। काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती, काश उसे भी ये सब कुछ मिलता। मगर वो नोटिस नहीं करती उसकी बातें उस लड़की पर क्या असर डाल रही है। ना वो सुन पाती है, वो लड़की मन ही मन कह रही है कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। वो खुद को कितना ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मगर अपना टेंशन छुपा नहीं पाती वो लड़की। बेकी जितनी तारीफ कर रही थी उसकी, उतनी ही उसके चेहरे से हंसी गायब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेकी की यह तारीफ एक सरकाज़म की तरह उसे चुभ रही है, जिसके दर्द से जकड़ती जा रही है वो। बेकी को यह सब कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो तो अपने ही धुन में खोई हुई थी, अपने सपनों को इतने करीब से देख पा रही है, वो छू पा रही है, यही काफी है उसके लिए। अचानक ही उसे ख्याल आता है ये कमरा इतना खूबसूरत है तो पता नहीं पूरा घर कैसा होगा, उसे बाहर की दुनिया भी तो देखनी है। लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है, कहती है अभी अभी तो आई है वो, क्यों ना कुछ देर रेस्ट कर ले। अपने रॉयल बेड पर सोने की इजाजत भी देती है वो बेकी को, साथ में ये एक ऑफर भी कि क्यों ना आज बेकी यहीं पर रुक जाए। बेकी तो खुशी से ऑलमोस्ट उछलने लगी थी। हाँ, एक बार उसे ख्याल आता है कि अगर वो नहीं लौटी तो उसकी माँ टेंशन करेगी, मगर फिर खुद ही खुद को संभाल भी लेती है, ये कहकर कि उन्हें तो उसकी परवाह ही नहीं, ना उसके सपनों की परवाह है, तो अभी जब वो वही सपने को जी रही है वो क्यों उनकी परवाह करे। बेकी डिसाइड कर लेती है कि वो आज रात यहीं पर रुकेगी, जिसके बदले में वो लड़की उसे एक फ्लावर गिफ्ट करती है जिसका स्मेल हेवनली था। लेकिन इसी बीच कब उस लड़के ने वार्डरोब का डोर लॉक कर दिया था बेकी वो नोटिस नहीं करती, और देखती भी तो शायद वो गौर नहीं करती, क्योंकि उसने खुद ही रुकने का डिसाइड किया था। लेकिन फिर डोर लॉक करने की क्या जरूरत थी। ऐसे में देखते ही देखते घड़ी में 6 बज जाता है और बजते ही हमें इसका जवाब भी पता चल जाता है। अचानक ही एक आवाज से पूरा कमरा कांप उठता है, जैसे भूकंप हो रहा हो, और वो रुकता नहीं, लगातार चलता ही रहता है, और इसका इफेक्ट भी उतना तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। बेकी तो कुछ समझ ही नहीं पाती आखिर हो क्या रहा है। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि उस लड़की के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं था। वो बिल्कुल कैजुअली खड़ी थी वहां, ना कांप रही थी ना डर रही थी, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ना कुछ फील हो रहा है। ऊपर से बेकी को ठीक इसी समय खिड़की के बाहर कुछ हिलते हुए नजर आता है, बहुत बड़ा कुछ, वो भी काले रंग का। और तभी उसे समझ आता है ये जो आवाज है वो सुन रही है वो कोई भूकंप नहीं है, बल्कि किसी के फुटस्टेप्स है, किसी बहुत बड़े जानवर की। ये भी वो लड़की देख नहीं पाई, ये कैसे हो सकता है, या फिर देखकर भी अनदेखा कर रही है वो। बेकी और खुद को संभाल नहीं पाती, डर और घबराहट में लिटरली पैनिक करने लग जाती है वो। उसे इसी वक्त यहाँ से निकलना था, अपने घर अपनी माँ के पास जाना था, मगर ये लड़के उसे जाने दे तब ना। दरवाजा तो वो बंद कर ही चुकी थी, अब खुद भी उसका रास्ता ब्लॉक करके खड़ी रहती है वो, और बेकी से कहती है वो जहाँ है वहीं पर खड़े रहने के लिए। इसके बाद एक बहुत ही अजीब काम करती है वो लड़की, एक टैसल को खींचती है जिससे उस कमरे का सीलिंग हटने लगता है, और वो एक कोने में खड़े एक अजीब से धुन में कुछ गाने लगती है। बेकी तब तक टेंशन में स्टंट हो चुकी थी, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। अगले पल उसे इसका जवाब भी मिल जाता है, मगर तब तक कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं बचती बेकी, क्योंकि तब तक एक मॉन्स्ट्रस जानवर का खाना बन चुकी थी वो। इसी को तो बुला रही थी वो लड़की, सीलिंग को हटाना और वो अजीब सी धुन इसी को बुलाने के लिए था। अब जब काम हो ही चुका था तो वो फिर से सीलिंग को बंद कर देती है, और ठीक तभी कमरे में एंटर करती है उस लड़के की माँ, जो उससे पूछती है क्या काम हो चुका है, उसने खाना खा लिया। फाइनली यहाँ पर पूरी बात समझ आती है हमें, जब वो लेडी अपने बेटे को कंसोल करने के लिए कहती है कि यही इस दुनिया का नियम है, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो किसी ना किसी को तो खाना बनना ही पड़ेगा ना। हमें पता चलता है पेंटिंग के इस पार एक अलग ही दुनिया बसती है, जो उस पार से कई गुना सुंदर तो है मगर उतना ही खतरनाक भी। यहाँ वो सब कुछ है, बस खुशी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा ही सबके ऊपर मौत का खतरा मंडराता रहता है।
असल में इस दुनिया में एक मॉन्स्टर है जिसे वो लोग हरा नहीं सकते ना मार सकते हैं। बस एक ही इलाज है उनके पास, उसे खुश रखना, जिसके लिए उन्हें हर महीने खाना देना पड़ता है। एक जीता जागता इंसान। अब वो अपने दुनिया से किसी को खोना नहीं चाहते, इसीलिए इस पेंटिंग की मदद से दूसरे दुनिया के लोगों को बहलाकर फुसलाकर इस दुनिया में ले आते हैं और उस दानव को भेंट चढ़ाते हैं। ये उनकी मर्जी नहीं है, ना उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है, ये तो मजबूरी है उनकी, स्पेशली इस लड़की की, क्योंकि ये काम मेरे लिए उसी का तो है। हर बार उसे ही अपने शिकार को ललचाना पड़ता है। इस दुनिया की खूबसूरती से उन्हें वश में करना पड़ता है। फिर जब सही वक्त आता है, उस जानवर के आने का समय होता है, वो अपने शिकार को अपने पास बुला लेती है अपने दुनिया में। उसे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा, कब यह दहशत बंद होगा भी या नहीं, उसे कोई आइडिया नहीं। मगर एक चीज की गारंटी जरूर है उसके पास कि उन्हें शिकार की कमी कभी नहीं होगी। जैसे कि उसकी माँ उसे समझाती है कि ये एक जंग है, पेंटिंग के इस पार वर्सेस उस पार, दिस साइड वर्सेस दैट साइड। उनके पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हारने का मतलब है मौत, जो किसी को भी नहीं चाहिए। और रही बात बेकी जैसे इंसानों की, तो वो तो ऑलरेडी अंदर से कमजोर थे। ग्रीड, एनवी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस ऑलरेडी उसके रैशनल थॉट्स को करप्ट कर चुकी थी। उसे सब कुछ जल्दी पाने की इतनी बुरी लालच थी कि वो उसके पीछे की सच्चाई को कभी देख ही नहीं पाई, ना समझ पाई अपने माँ की बातों को। वो हर बार उसे रियलिटी दिखाने की कोशिश करती रही और बेकी हमेशा ही उन्हें ही गलत समझती रही, ऐसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। एट द एंड जब उसने घर ना लौटने का फैसला लिया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तब भी टाइम था उसके पास वापस जाने का, मगर लालच ने उसे रोक लिया। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कहानी एक मेटाफोर है। हाँ, हमारे दुनिया में कोई लिविंग मॉन्स्टर तो है नहीं, मगर ऐसे क्या दलदल है जहाँ शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम इंसान फंस जाते हैं। जल्दी ऊपर चढ़ने के लालच में कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हम, वो भी तो एक तरह से मौत ही है ना। शायद इसीलिए कहा जाता है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टार्टिंग में ये स्टोरी आपको चाइल्डिश लग सकती है, मगर इसका ट्रू मीनिंग काफी सिग्निफिकेंट है। आपको क्या लगता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।